हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ का चैप्टर 11 ब्रीथ। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 10 तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए चैप्टर 11 जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ चैप्टर आप लोग जब क्लास 8 में जाएंगे, क्लास 9th और क्लास 10th हर क्लास में आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ परिभाषा, कुछ बातें इसमें आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले इस ब्रीथ का आप लोग परिभाषा जानेंगे कि ब्रीथ कहते किसको हैं। ब्रीथ देखिए इंग्लिश में ब्रीथ को कहते हैं सर्कल। तो ब्रीथ काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ब्रीथ का परिभाषा देखते हैं हम लोग, ब्रीथ कहते किसको हैं। और आप लोग ये भी याद रखेंगे ब्रीथ और गोला दोनों में अंतर होता है। गोला आप लोग आगे जाएंगे क्लास 9th और 10th में तो गोला के बारे में पढ़ेंगे। तो गोला और ब्रीथ दोनों में अंतर होता है। ब्रीथ का जो परिभाषा होता है कहते हैं समतल पर स्थित। समतल किसको कहते हैं? ये जैसे ये बोर्ड है, ये समतल है। आप लोगों का बुक होता है या कॉपी होता है, ये सभी समतल हैं। तो कहते क्या हैं? किसी समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, देखिए समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को ही ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ का परिभाषा क्या होता है कि किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु हो गया समतल पर जो कि स्थित है। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को कह सकते हैं, समूह को ब्रीथ कहते हैं। ये कहेंगे आप लोग। यहां पर परिभाषा लिखते हैं समतल पर स्थित, ये समतल पर देखिए स्थित है। तो समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु, यही एक देखिए निश्चित बिंदु है इसी से। तो कह रहा है समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को ब्रीथ कहते हैं। तो ये ब्रीथ का परिभाषा हो गया। और जो निश्चित बिंदु होता है इसको ओ से दर्शाया जाता है। जो निश्चित बिंदु होता है लिखेंगे तथा निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। ये जो निश्चित बिंदु है इसे केंद्र कहते हैं। ये ब्रीथ के बीचों बीच में होता है, मतलब यहीं से ब्रीथ बनाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ब्रीथ किसको कहते हैं? समतल पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को। देखिए ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है। इस निश्चित बिंदु से ये सभी बिंदु क्या है? समान दूरी पर स्थित हैं। तो वही कह रहा है कि किस समतल पर किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो यही समूह होता है, इस समूह को हम लोग मिला देंगे तो यही क्या कहलाता है? यही हो जाता है ब्रीथ। तो ये ब्रीथ का परिभाषा होता है। और जो निश्चित बिंदु होता है इसी को कहते हैं ब्रीथ का केंद्र, इसी को
केंद्र कहते हैं। इसको ओ से दर्शाया जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इस वृत्त में आप लोगों को बहुत सारा परिभाषा, बहुत सारी बातें जानना है, तो सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। बिंदु है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। केंद्र आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए वृत्त में होता है त्रिज्या। त्रिज्या किसको कहते हैं? व्यास होता है, व्यास किसको कहते हैं? सबको आप लोगों को जानना है। फिर देखिए जीवा होता है, जीवा किसको कहते हैं? चाप होता है। वृत्तखंड होता है। त्रिज्य खंड होता है। अर्धवृत्त होता है। तो ये सभी बातें आप लोगों को इसमें समझना है किसको क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या कहते किसको है, ध्यान देंगे आप लोग। ये वृत्त है, वृत्त पर हम लोग मान लीजिए वृत्त पर कहीं भी अगर एक कोई हम लोग बिंदु ले लिए, मान लीजिए हमने ए बिंदु ले लिया वृत्त पर, ध्यान देंगे न तो वृत्त के अंदर न तो वृत्त के बाहर, वृत्त पर, ये ध्यान देंगे। वृत्त पर अगर हम लोग कहीं भी कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए एक और बिंदु हमने यहां ले लिया बी, एक और बिंदु हमने यहां ले लिया सी, तो वृत्त पर कहीं पर भी हम लोग कोई बिंदु ले लेते हैं और अगर उसको केंद्र से हम लोग सीधा मिला देते हैं ऐसे, तो इसी को क्या कहेंगे? जो केंद्र से और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। त्रिज्या को हमेशा स्मॉल आर से दिखाया जाता है। यहां से मान लीजिए हमने केंद्र से इस बिंदु को मिला दिया, ये भी क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर केंद्र से मिला देंगे तो यही क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो देखिए कहीं भी हम लोग बिंदु ऐसे वृत्त पर लेंगे, केंद्र को उस बिंदु से मिला देंगे, कहीं भी लेंगे केंद्र को उस बिंदु से मिला देंगे, तो ये सभी त्रिज्या होंगे। और सभी जब त्रिज्या हैं तो त्रिज्या बराबर होते हैं, ये भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये वृत्त एकदम बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह है। अभी आप लोगों ने परिभाषा में देखा, तो ये सभी त्रिज्या क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए व्यास क्या होता है। त्रिज्या जानने के बाद आप लोग देखेंगे व्यास क्या होता है। व्यास के लिए एक बार और हम लोग वृत्त एक बनाते हैं। ये ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, एक वृत्त में कितने त्रिज्या होंगे आप लोग गिन नहीं सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना त्रिज्या खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में त्रिज्या कितने होंगे? अनंत। अनंत मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारे त्रिज्या हो जाएंगे, उसी को कहते हैं अनंत, जिसको गिना न जा सके। अब हम लोग व्यास देखते हैं। व्यास देखिए क्या होता है? त्रिज्या का दूना, त्रिज्या का अगर दूना कर देंगे वही व्यास होता है। व्यास को हम लोग दर्शाते हैं डी से, स्मॉल डी लिखा रहेगा तो समझ जाएंगे व्यास होता है। अब देखिए व्यास क्या है? कह सकते हैं त्रिज्या के दूना को व्यास कहते हैं, या ऐसे कहेंगे वृत्त पर अगर हम लोग कोई दो बिंदु ले लेते हैं, वृत्त पर कोई दो बिंदु, ध्यान देंगे वृत्त पर अगर कोई दो बिंदु लेते हैं और दोनों को मिलाने वाली रेखा अगर इस केंद्र से भी होकर जाती है, ध्यान देंगे इस केंद्र से भी होकर अगर जाएगी, मान लीजिए हमने यहाँ एक बिंदु ए लिया था, यहाँ बी, और केंद्र से होकर जाएगा, तो इसी रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ऐसे नहीं होगा। देखिए एक बात और ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए वृत्त पर हमने दो बिंदु कहीं ले लिया और इसको मिला दिया, तो इसको व्यास नहीं कह सकते हैं। व्यास कब कहेंगे? यहां हमने देखिए ए लिया था, यहां बी लिया था और हमने मिलाया, तो इसको व्यास नहीं कहेंगे। व्यास कब कहेंगे? यही रेखा अगर इससे भी होकर जाएगा, मतलब केंद्र से भी जाएगा, तब हम लोग उसको व्यास कहेंगे।
तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो उसी रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास को स्मॉल डी से दिखाते हैं। एक वृत्त में हम लोग ऐसे देखिए अनंत व्यास भी खींच सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं तो इसको कहते हैं अनंत। तो व्यास भी हो जाएंगे अनंत। अब हम लोग जीवा देखते हैं, जीवा किसको कहते हैं। तो देखिए यही जीवा है, ये क्या हो जाएगा जीवा। इसमें हमने बताया त्रिज्या और यहां पर हमने बताया व्यास। जीवा किसको कहते हैं, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहेंगे। अब देखिए वृत्त पर कहीं भी अगर हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, वृत्त पर हम लोग कहीं भी अगर दो बिंदु ले लेते हैं और उसको मिला देंगे तो ये जो रेखा होगा ये क्या होगा, ये होगा जीवा। और यही जीवा देखिए अगर वही दो बिंदु लेंगे और मिलाएंगे, अगर केंद्र से भी होकर रेखा चला जाएगा तो उसी का नाम व्यास हो जाएगा। बस ये याद रखना है। तो ये जीवा हो गया। अब देखिए चाप, एक वृत्त में जीवा कितने होंगे, अनंत जीवाएं भी खींची जा सकती हैं। इसको दर्शाने के लिए कोई भी चीज नहीं है, बस इसमें याद रखेंगे अनंत जीवाएं भी होती हैं। चाप देखिए किसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है चाप भी। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इस पर मान लीजिए हम कहीं पर दो बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए ए ले लिया हमने और बी ले लिया। तो वृत्त देखिए दो भागों में बट गया ऐसे। ये घुमावदार वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, ये एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है। तो इस घुमावदार वाले भाग को ही क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। चाप लिखने का तरीका होता है देखिए ऐसे, इसको पढ़ेंगे चाप ए बी, ये होता है चाप। हिंदी में ऐसे चाप कहेंगे और ऊपर ऐसे लिख लेंगे तो इसका मतलब हो गया चाप ए बी। इसी तरह से यहां तक भी चाप है, बी से ए तक, तो इसका भी नाम लिखेंगे तो ऐसे चाप बी, ये हो गया। देखिए एक छोटा चाप है, यहां से यहां तक छोटा रेखा हो रहा है और यहां से यहां तक बड़ा हो रहा है, तो छोटे वाले को कहते हैं लघु चाप। लघु मतलब छोटा होता है, लघु चाप। और बड़े वाले को कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ माने बड़ा चाप। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। इसी तरह अब आता है वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या होगा, मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इसमें जीवा खींचा गया है। कोई भी वृत्त में जब हम लोग कोई एक जीवा खींच देते हैं, हमने बताया वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो जब वृत्त में हम लोग जीवा खींचेंगे तो देखिए वृत्त दो भागों में बट गया है, एक यहां से यहां तक वाला भाग इतना और एक ये वाला भाग ऊपर वाला। तो इन्हीं दोनों भागों को क्या कहेंगे, वृत्तखंड, मतलब वृत्त का कटा हुआ भाग। तो एक ये हो गया, एक ये। तो ये देखिए ज्यादा है तो ज्यादा वाले को दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या है, दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। और ये क्या है, लघु वृत्तखंड। वृत्त में जब कोई हम लोग जीवा खींचते हैं तो वृत्त दो भागों में बट गया है देखिए, तो इसी को वृत्तखंड कहते हैं। अब जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कह देंगे, जो बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड हो गया। त्रिज्य खंड देखिए किसको कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, वृत्त में मान लीजिए कोई हम लोग ऐसे दो बिंदु है, दो त्रिज्या अगर खींचते हैं हम लोग, देखिए त्रिज्या इसको कहते हैं। यहाँ हमने त्रिज्या बताया था आप लोगों को
केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो दो त्रिज्याओं के बीच वाले जो भाग होंगे उनको त्रिज्य खंड, त्रिज्या के बीच के जो भाग होंगे उनको त्रिज्य खंड, और जीवा से जो भाग बनेंगे उनको कहते हैं वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड देखिए, ये चाप यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक चाप है और ये त्रिज्या है। तो चापों और त्रिज्याओं के बीच का ये जो भाग होगा इसी को कहेंगे त्रिज्य खंड, और इधर वाला जो भाग होगा इसको भी कहेंगे त्रिज्य खंड। तो देखिए ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। लघु मीन्स छोटा, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। और ये बड़ा है तो इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। अब देखिए आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक वृत्त है, यहां पर एक कोई वृत्त है, तो वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा रेखा जो वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने पर बनेगा और जो केंद्र से होकर जाएगा उसी को कहते हैं व्यास। तो जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त के बीचों बीच से जाता है, तो बीचों बीच से जाने का मतलब उसी को कहते हैं अर्धवृत्त। मतलब वृत्त दो बराबर भागों में बट जाता है, तो इसको भी देखिए कहेंगे अर्धवृत्त और इसको भी कहेंगे अर्धवृत्त। तो यही होगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ये भी अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त ऐसे बना सकते हैं या केवल ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये सारा परिभाषा याद रखना है, सबको मतलब जानना है कौन क्या है, तभी आप लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक बार और देखते हैं। देखिए त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। व्यास, त्रिज्या के दूना को व्यास कहते हैं, या कह सकते हैं कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। जीवा, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जीवा भी अनंत हो सकते हैं, व्यास भी अनंत हो सकते हैं, त्रिज्या भी अनंत हो सकते हैं एक वृत्त में। चाप किसको कहते हैं? वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लेते हैं तो वृत्त पर दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है इन्हीं को चाप कहते हैं। वृत्त खंड किसको कहते हैं? वृत्त में जब हम लोग कोई जीवा खींच लेते हैं, देखिए यहां पर जीवा है, तो वृत्त दो भागों में बट जाता है, दो बराबर भागों में नहीं, केवल दो भागों में। तो दो भागों में बट जाता है तो वृत्त खंड हो जाता है। तो छोटे वाले को लघु वृत्त खंड, बड़े वाले को दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड, वृत्त के किसी चाप और दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्य खंड कहते हैं। तो छोटे वाले को लघु त्रिज्य खंड, बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। अर्धवृत्त, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को सारा ये याद रखना है, फिगर भी बना लेना है। इसको चैप्टर जब आप लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये सब लिखना जरूरी होता है, फिर एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। वृत्त किसे कहते हैं? समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं, और उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो इतना सारा आप लोगों को याद रखना है, फिर आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में आप लोग एक्सरसाइज 11A को देखेंगे।